कर दे। ठीक, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सुनिए। देखो, दो तरह के सेल है बेटा, हमने इस चैप्टर में सबसे पहला सेल जो पढ़ा था उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका एग्जांपल गैल्वेनिक सेल था। दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, जैसे ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, ये जितने अपने पढ़े हमने, जो हमारी घर वाली घर की बैटरी है, वो कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरे सेल ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने 10th में मेटल नॉन मेटल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलते हैं। 10th में याद है कॉपर की रिफाइनिंग जब होती थी तो एक प्योर रॉड लेते थे, याद है? एक इम्प्योर रॉड लेते थे जो थिकर होती थी कॉपर की, और एक प्योर रॉड लेते थे जो पतली सी होती थी। इसको बैटरी से जोड़ते थे, याद होगा आपको? तो बैटरी से जोड़ते थे, इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता था, कॉपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता था। यहां से प्योर कॉपर आयन निकलते थे और जाके इस पे डिपॉजिट हो जाते थे ना, याद है? थोड़ी देर में ये थिकर हो जाती थी और ये पतली हो जाती थी, टूट जाती थी। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आप बैटरी खुद से लगा रहे हो और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां से आयन जाके इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ाते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड प्लेटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें अंदर तो आयरन ही होता है, आयरन के ऊपर वो गोल्ड का, सिल्वर की प्लेट चढ़ाते हैं। तो उसमें ऐसे ही करते हैं, एक इधर रख देते हैं आयरन के आर्टिकल, इधर रख देते हैं वो दूसरे वाला गोल्ड या जो भी, उसके आयन्स निकल निकल के उस पर डिपॉजिट होते रहते हैं और वो पूरे के पूरा लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर गोल्ड की और सिल्वर की। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। तो इसको फैराडे ने डिस्कवर किया था और उन्होंने दो लॉज दिए थे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, वो दोनों लॉ आप ध्यान से सुनेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान से सुनना। फैराडे ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ कहता है, जो इस पे मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, यहां से कॉपर आयन आके इस पे डिपॉजिट हो रहा है ना, जो मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज आपने पास किया। ज्यादा बैटरी लगाओगे ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, कम बैटरी लगाओगे कम मास डिपॉजिट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाया फैराडे ने तो एक कांस्टेंट दिया Z। Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म तुम लिख लो, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z। Z का एक फॉर्मूला होता है E/F। Z का क्या फॉर्मूला होता है? E/F, वेयर दिस E is called केमिकल इक्विवेलेंट। E का क्या नाम है? केमिकल इक्विवेलेंट। E का नाम है केमिकल इक्विवेलेंट और E का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वैलेंसी। जैसे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का मास और कॉपर की वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? जो इसके ऊपर चार्ज है, जैसे इसका 2+ है तो वैलेंसी की जगह 2 डाल देंगे। जैसे मुझे कॉपर का E निकालना है तो कॉपर का मास हो गया 63 और वैलेंसी हो गई 2, तो कॉपर का E हो गया 63/2। तो E तो होता है केमिकल इक्विवेलेंट मास बाय वैलेंसी, और F आपको पता ही है, फैराडेज कांस्टेंट आपने पढ़ा है। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96500 कूलम। ठीक है, तो E इज कॉल्ड, ये दिख रहा है, जूम रखा है अच्छे से है? ठीक है, बंद कर दे वहां साइड से। तो E इज कॉल्ड, E का क्या, ये दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, तो फैराडे ने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो मास डिपॉजिट होगा इसके ऊपर वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना चार्ज है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो वो क्या लाया? Z। Z को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z होता है E/F। E क्या होता है? मास अपॉन वैलेंसी। ये पहला लॉ है फैराडे का। अच्छा, इसी में इस Q को हटा सकते हैं हम। हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में I = Q/T होता है, तो Q कितना निकला? I × T। तो यहाँ Q को हटाकर क्या लिख सकते हैं? I × T। तो ये फॉर्मूला होता है फैराडे का पहले लॉ का, M = ZIT।
हाँ जिट, ऐसे पढ़ लो जैसे भी याद। तो एम इक्वल टू जेड आई टी, याद हो गया फैराडे का पहला लॉ, पहला लॉ समझ में आ गया। अब फैराडे का दूसरा, ये जो चीज लिखी ना ये वाली, ये यहाँ साइड में लिख लेना इधर कहीं अलग से, क्यों क्यों हटाया हमने। अब फैराडे का सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ, पहला लॉ समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है, मान लो ये बैटरी सेम लगी है, लेकिन अंदर की ना रॉड बदल दी और सोल्यूशन बदल दिया। अलग अलग दो सोल्यूशन है, एक में मान लो कॉपर की रॉड है, बैटरी सेम है, मान लो 10 वोल्ट की है, और दूसरे में जिंक की रॉड है दोनों, और जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, बैटरी सेम है। तो वो कहते हैं, तो सेकंड लॉ कहता है, तो उस केस में जब सेम बैटरी लगाओगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, सेम चार्ज पास करोगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो उनके जो मास का रेशियो होता है वो उनके इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल हो जाता है। मास का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट के रेशियो, ये केमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल हो जाती है। ये कैसे आया, ये पहले लॉ से ही आया, देखो कैसे, देखो Z का क्या फॉर्मूला होता था, E अपॉन एफ, Z का क्या फॉर्मूला होता था, E अपॉन एफ। मान लो कॉपर का मास है M1, कॉपर का इक्विवेलेंट है E1, दूसरे में हमने जिंक डाला, उसका मास M2 होगा, उसका इक्विवेलेंट E2 होगा। बाकी करंट सेम पास करा दोनों में सेम टाइम के लिए, जरा दोनों को डिवाइड करो, तो आई टी कट जाएगा, एफ से एफ भी कट जाएगा, क्या बचा, M1 बाय M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ से ही सेकंड लॉ बना। अरे बात समझे, सेम सेम करंट पास अगर करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो उनके मास का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, उनके इक्विवेलेंट के रेशियो। ये तुम्हारे लिए अलग से तुम नोट करके कहीं लिख लेना, ये ऐसे आया सेकंड लॉ, अलग से साइड में कहीं लिख देना। तो मेन तुम्हें याद रखना है ये, अगर एक्सप्लेन करने आया इतना लिखना, और सेकंड लॉ में ये बात समझ में आ गई। तो पहला लॉ का फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू जेड आई टी, दूसरे लॉ का M1 बाय M2 इक्वल टू E1 बाय E2। अब इन पे न्यूमेरिकल आप देखो, दोनों लॉ पे एक एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल्स ऑन फैराडे। मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर वैसे आपको मिलेंगे अभी 2-3 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आज फैराडे लॉ करना है हमने दोनों अच्छे से। पहला क्वेश्चन मान लो, अच्छा सुनो, जैसे आपने देखा सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का, तो क्या पूरा कॉपर सल्फेट डिपॉजिट हो रहा था कॉपर उसके रॉड के ऊपर, क्या डिपॉजिट हो रहा था, तो ये याद रखना है, डिपॉजिट खाली मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं होता। क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर, मतलब मेटल डिपॉजिट होगा, तो कॉपर और सल्फेट में से क्या डिपॉजिट होने वाला है, कॉपर। अगर मैं आपसे बोलूं जी मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, डिपॉजिट क्या होगा, Ag, समझ रहे हो। तो यहीं से आप इसको आयोनाइज कर सकते हैं, इसमें से कॉपर आयन मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा, Ag+, तो इसमें से डिपॉजिट होगा Ag+, इसमें क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर आयन। तो अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछो, इसने बोला कि इन कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इफ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पास फॉर 2 मिनट्स, current of 5 ampere is passed for 2 minutes, what is the amount of copper deposited on this, on the electrode, मास बताना है, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, पहला लॉ, एम का क्या फॉर्मूला है, जेड आई टी, जेड क्या होता है, ई अपॉन एफ आई इंटू टी। ई कैसे निकलता है, मास अपॉन वैलेंसी, ई कैसे निकलता है, मास अपॉन वैलेंसी, और नीचे एफ है और आई है और टी है, वैल्यू डालते हैं, मास अपॉन वैलेंसी, मास। तो कॉपर का मास देंगे वो आपको, मैं अभी दे दूंगा नहीं, और कॉपर की वैलेंसी वो चार्ज 2+ है, 2, नहीं नहीं खाली 2+2 नंबर लिखना है आपने, डिपॉजिट हो रहा है मेटल, मेटल हमेशा प्लस ही होता है, माइनस होता नहीं है, ठीक है। तो कॉपर का मास 63, कॉपर की वैलेंसी 2, और फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 965, एनसीईआरटी में 96487 दिया हुआ है, तो आप ये भी लोगे तो अभी आपका एग्जैक्ट आंसर ऑलमोस्ट आता है। आई कितना दिया हुआ है जी, 5 एम्पेयर, टाइम मिनट में नहीं होना चाहिए, 120 सेकेंड, तो यहाँ 120 सेकेंड डाल दोगे, ये सॉल्व करके मास आ जाएगा ना, तो मास किस में आएगा, ग्राम में, सीजीएस यूनिट में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में था ऊपर वाला, बाकी सब तो कट जाएंगे। तो ये बात समझ में आई कितना मास डिपॉजिट हुआ, ठीक है, ठीक है। ये पहला लॉ है, पहला लॉ क्या था, M इक्वल टू जेड आई टी। अब दूसरे लॉ पे एक क्वेश्चन, अब हमारे पास, सेकंड ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक का नाम है जिंक सल्फेट, एक का नाम है कॉपर सल्फेट, एक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। वी हैव 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, A, B एंड C।
इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इन डिफरेंट अच्छा, in different cells we have three different solutions. Same amount of charge is passed through all the three solutions. If the mass deposited in the second rod B वाले सेल में जो मास डिपॉजिट हुआ वो हुआ 1.3 ग्राम. Calculate the mass deposited in the first and in the third. If 5 ampere of current is passed through all these solutions, 5 एम्पेयर तीनों में पास किया गया. सेकंड में जो मास डिपॉजिट हुआ वो दिया हुआ है, पहले और तीसरे का निकालना है और सेकंड का टाइम भी निकालना है, कितनी देर के लिए पास किया गया, ये क्वेश्चन. अब इसमें पहला लॉ दूसरा लॉ दोनों लग रही है, ठीक है. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहला वाला 2 का है, दूसरा 3 का है, ठीक है. यहां तक देखो, तो इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, इसको M3 मान लेते हैं. सेकंड लॉ लगाते हैं. सेकंड लॉ क्या फॉर्मूला था, M1 बाय M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2. M1 बाय M2 इक्वल टू E1 बाय E2. M1 नहीं पता, M2 तो पता है. E क्या होता है, मास अपॉन वैलेंसी. किसका मास, जिंक का मास, जिंक की वैलेंसी. जिंक का मास होता है बेटा 65 के आसपास, जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, Zn2 प्लस निकलेगा ना यहाँ से. और इधर कॉपर का मास, कॉपर की वैलेंसी 63 अपॉन में ये भी 2 ही होती है, Zn कॉपर का भी Cu2 प्लस होता है, 2 कट जाएगा, ये 1.3 ऊपर चला जाएगा, मास निकल जाएगा ना पहला वाला, है ना. ये छोड़ दो. अब आप पहला और दूसरा ले लिया, अब दूसरा और तीसरा ले लो. सेकेंड लॉ फिर से लगाओ, M2 बाय M3 इज इक्वल टू E2 बाय E3. M2 पता है ना 1.3, M3 नहीं पता, कोई बात नहीं. E2 कॉपर का मास, कॉपर की वैलेंसी, कॉपर का मास 63, वैलेंसी 2, है ना. इधर सिल्वर Ag प्लस होता है बेटा, सिल्वर का मास होता है 108, सिल्वर का मास कितना होता है 108, वो देंगे आपको, और सिल्वर की वैलेंसी 1 है, Ag प्लस है. तो बचा M3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके M3 भी निकल जाएगा ना, M1 निकल गया, M3 निकल गया. अब बोला टाइम भी निकालो, तो टाइम के लिए तो ये पहला लॉ लगाना पड़ेगा. सेकंड में टाइम बोला है निकालने को, तो M इक्वल टू ZIT लगा दो पहले लॉ से. M2 के लिए लेना, M2 की वैल्यू पता है, Z क्या होता है E बाय F, है ना. Z हो गया E अपॉन F. I कितना दे रखा है 5 एम्पेयर, बचा टाइम. निकाल लोगे, E पता ही है आपको, E कितना है, ये इसका कॉपर का मास अपॉन कॉपर की वैलेंसी, कॉपर का मास अपॉन कॉपर की वैलेंसी, ये पता है 96500, 5 इंटू टी, सभी कुछ पता है ना, बस ये टी ही तो नहीं पता. टी निकल जाएगा ना जितना आएगा उसका सेकंड. अरे बता में, तो ये दोनों ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, वैल्यू बदली हुई है बस मैंने, है ना. तो आपको बुक से 2 क्वेश्चन करने, दोनों लॉ समझ में आ गए फैराडे के. अब आप ये नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं.